अस्सलाम वालेकुम। जी, हम थीरीज पढ़ रहे थे और हमने अभी तक जो थीरीज पढ़ी थी उसमें पहली क्लासिकल थीरी पढ़ी, फिर ह्यूमनिस्टिक पढ़ी, फिर सिस्टम थीरी, फिर कंटीजेंसी, और अब हम क्योस थीरी पढ़ रहे थे। एडवर्ड लॉरेंस गिवन द क्योस थीरी, ये जो कॉन्सेप्ट था एडवर्ड लॉरेंस ने क्योस थीरी का कॉन्सेप्ट दिया था। और क्योस थीरी भी मैंने आपको बताया कि जैसे ये कंटीजेंसी थीरी थी उससे मिलती जुलती ही थीरी है। जैसे कंटीजेंसी होती है इमरजेंसी की कंडीशन, जैसे अचानक से कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई फ्लड आ जाता है, कोई कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तो उस टाइम में जो हम हैंडलिंग करते हैं, जो अपना स्टाफ इकट्ठा करते हैं, अपनी इक्विपमेंट, मेडिसिन, ये सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, तो वो हमारी कंटीजेंसी थीरी है। और क्योस थीरी में कभी हमारे पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी नॉर्मल रहते हैं, तो यानी ये नशेबो फराज की तरह चलती है। कभी बहुत ज्यादा पेशेंट के साथ या उसके बर्डन होता है काम का, और कभी नहीं होता। तो क्योस थीरी जो है वो बेसिकली परमानेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे काम नहीं करती। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहे तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल हो जाती है। उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी या हम उसमें अडेप्ट कर सकें। जो भी चेंज आए उसको अगर हम अडेप्ट कर लेते हैं और उसके मुताबिक हैंडलिंग करते हैं, तो ये हमारी क्योस थीरी होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हेल्पफुल होती है। फिर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जो थीरी यूज करते हैं हम, वो कॉम्प्लेक्सिटी थीरी है। और ये कंप्यूटेशनल साइंस से निकली है, व्हेन साइंटिस्ट नोटेड दैट रैंडम इवेंट्स इंटरफेयर विद द एक्सपेक्टेशंस। यानी जो हम सोचते हैं रैंडमली, जो इवेंट्स होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस के साथ। हम ये नहीं कहते हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो इसका ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, अगर हम ये काम नहीं करते या इस बंदे को यहाँ से निकाल लेते हैं इसका नुकसान क्या होगा। तो हम रैंडमली जो इवेंट्स होते हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ उसको मैच करके देखते हैं। दिस थ्योरी इज यूज्ड इन द हेल्थ केयर बिकॉज एनवायरनमेंट इज एक्सटेंसिव with randomness and complex tasks. For example, patient condition change immediately. अचानक से पेशेंट स्टेबल था, गैस करना शुरू हो गया, बीपी ठीक था, अचानक से शूट कर गया, या शुगर ज्यादा थी, लो हो गई और पेशेंट गैस्पिंग की कंडीशन में चला गया। नेसेसरी स्टाफ आर नॉट अवेलेबल, अगर उस टाइम में जो नेसेसरी स्टाफ, वहां पर स्टाफ, नर्स, डॉक्टर या कोई जो रिक्वायर्ड पर्सन है, अगर वो अवेलेबल नहीं होता, या कोई मशीन जैसे सक्शन कर रहे हैं या कोई और मशीनरी है वो सक्शन बहुत जरूरी, अगर नहीं करते तो पेशेंट जो है उसकी डेथ हो सकती है, या हमारी सीपीआर नहीं हम कर पा रहे, या कोई भी ऐसी चीज जो विदाउट वार्निंग कोई चीज खराब हो जाती है, तो उसमें जो फौरी तौर पे हम सिचुएशनल हैंडलिंग करते हैं वो हमारी कम्प्लेक्सिटी थीरी है। टास्क इन्वॉल्व complex interaction between and among staff, patient and environment। इसमें टास्क जो हैं वो आपस में मिलजुल के उनको टास्क को कंप्लीट किया जाता है। मैनेजिंग इन सच एम्बिगुअस circumstances require every aspect of the system as it interact and adapt to changes। इसीलिए हमने डिफरेंट प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक बनाए होते हैं कि अगर ये वाला मसला हो जाए तो फिर यहाँ से हमने इन सारी चीजों को हैंडल करना है। Complexity theory believes that companies' leadership success is based on knowledge, innovation, creativity and learning rather than just production। इस पे मेन फोकस सिर्फ प्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि हम लर्न भी करते हैं, डिफरेंट नॉलेज की बेस पे हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी करते हैं। ये तो हमने पढ़ी है डिफरेंट थीरीज। अब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी होती है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के तहत बनी होती है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल यानी उसका जो ढांचा है वो कैसा बना होता है, तो वो उसका स्ट्रक्चर होता है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैव बीन यूटिलाइज्ड ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल कौन कौन से फंक्शनल स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड है, मैट्रिक्स है, पैरेलल है, सर्विस लाइन स्ट्रक्चर है और शेयर्ड गवर्नेंस है। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, नाम से पता है फंक्शन, इसमें मेन फोकस जो है वो फंक्शंस होते हैं। इसमें जो हमारे
organization है उसमें employees are grouped in departments by speciality with similar tasks being performed by the same group, similar groups operating out of same department and similar department reporting to same manager. Functional structure tend to centralize decision making. अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इससे आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली यूज होता है। हमारे जितने भी छोटे BHU, RHC, THQ, DHQ, ये और हमारे जो ये हैं स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कुछ डिपार्टमेंट हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर पे चल रहे होते हैं। जैसे हमारा CEO, हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, हमारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है और उसके अंडर हमारे नर्सिंग के डिपार्टमेंट, डिफरेंट फार्मेसी के, डाइटरी के, लैब्स हैं, एक्सरे डिपार्टमेंट्स हैं। ये फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एक डिपार्टमेंट बना देती है। और जो जैसे नर्सिंग है तो नर्सिंग का डिपार्टमेंट सिर्फ नर्सिंग को डील करता है। फार्मेसी वाला उसका रिलेशन दवाइयों से होता है। डाइटरी जो है वो उसका काम डाइट से होता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में ENT डिपार्टमेंट बना हुआ है, आई डिपार्टमेंट है, लेबर रूम है, तो ये फंक्शन के लिहाज से ये डिपार्टमेंट बने होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेसिकली मिक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। दिस स्ट्रक्चर इज द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन विच कंबाइन बोथ डिवीजन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर, यानी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो फंक्शनल होते हैं और बाकी जो है वो डिफरेंट डिवाइड किए होते हैं। पर्टिकुलरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट दिस स्ट्रक्चर टू गेन द एडवांटेज ऑफ बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी हमारी जो लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी कम्प्लेक्स जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं तो वहां पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर यूज होता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके। इन अ हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज आर आस्क्ड टू वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट टू मल्टीपल बॉसेस। डिफरेंट लोगों को उन्होंने रिपोर्ट करना होता है। जैसे नर्सेज हैं वो उसको ये कहा जाता है कि आपने एक जो प्रोफेसर है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो आपके डिपार्टमेंट का हेड है उसको भी आपने रिपोर्ट करना है। और जो आपकी NS है, जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, आपने उसको भी करना है रिपोर्ट। तो ये फंक्शनल और डिविजनल दोनों स्ट्रक्चर से मिलके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। ये आप तस्वीर में भी हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन की तस्वीर देख सकते हैं। जैसे ये कि प्रेसिडेंट है, उसके अंडर वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट फंक्शन के लिहाज से, जैसे एक मार्केटिंग वाला इन्होंने दिखाया हुआ है, HR वाला दिखाया हुआ है, फाइनेंस का है, मटेरियल का है। तो ये डिफरेंट फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट डिपार्टमेंट और उनके HOD बनाए हुए हैं। और जो दूसरा है वो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर है। इसमें हर एक जो है वो लेकिन इन दोनों ने क्या करना है, ये अपने काम कर रहे हैं, वो अपने काम फंक्शनल स्ट्रक्चर कर रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट किसको कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को भी कर रहे हैं और अपना जो डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है उसको भी कर रहे हैं। अब ऐसे जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होते हैं इसकी वीकनेस क्या है, इसमें कंफ्लिक्ट आ जाता है टॉप एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजर में। समटाइम्स प्रेसिडेंट कुछ कह रहा है, आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई और बात कह रहा है, तो आप जो नर्स मैनेजर होती है ना वो बड़ी कंफ्यूज होती है कि मुझे किसकी बात माननी है और किसकी नहीं माननी। मैनेजर्स ऑफन डिसलाइक एडमिनिस्ट्रेटर इंटरप्शंस इनटू व्हाट दे सी एज देयर ओन एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। नर्स को पता होता है उसने क्या काम करना है, लेकिन उसके बावजूद जब उसको कई जगह रिपोर्ट करनी पड़ती है तो बहुत सारी बातें जो हैं वो नहीं मान पाती, तो कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तो ये भी तस्वीर वैसे ही शो कर रही है कि एक आपका CEO है, जैसे चीफ एग्जेक्टिव है, उसके अंडर डिफरेंट फंक्शंस के लिहाज से फंक्शनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। नर्सिंग का डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस का, डाइटरी का, एडमिटिंग, फार्मेसी, बिलिंग, ये। और जो नीचे को आ रहा है, जैसे चीफ एग्जेक्टिव जो है रूरल क्लिनिक्स होते हैं उनके अंडर डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है कि इसमें कुछ डिपार्टमेंट फंक्शनल है और कुछ जो है वो डिवाइड किए हुए हैं प्रोडक्ट के लिहाज से।
जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती चीजें हैं, जैसे हाइब्रिड की तरह ही, लेकिन ये उससे ज्यादा कम्प्लेक्स होता है। द टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन सुपर इम्पोज हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ डिविजनल रिपोर्टिंग relationship on hierarchical functional structure. It is also known as grid or project or product management organization. It is the combination of both functional and divisional organization as at the same time. Therefore, it enjoys two chains of command, vertical and horizontal. यानी एक ही वक्त में हाइब्रिड स्ट्रक्चर की तरह एक ही वक्त में दो चेन ऑफ कमांड होती हैं, दो वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। यानी एक सीईओ जो है वो भी नीचे आपको ऑर्डर कर रहा है, और जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का बंदा है वो भी आपको डिफरेंट ऑर्डर्स कर रहा है। तो नर्स को नहीं समझ आती कि कौन सा काम जो है वो पहले करे और कौन सा बाद में। तो डिफरेंट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन एंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, द नर्स मैनेजर फॉर ऑन्कोलॉजी क्लिनिक में रिपोर्ट टू वाइस प्रेसिडेंट फॉर नर्सिंग एज वेल एज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर आउट पेशेंट सर्विसेज। यानी डिफरेंट काम उसके जिम्मे होते हैं, तो वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। ये इस तस्वीर में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को देख लें कि वाइस प्रेसिडेंट को नर्स मैनेजर ऑन्कोलॉजी वाले उसको भी कर रही है रिपोर्ट, और वाइस प्रेसिडेंट जो ओपीडी वाला है, यानी डिफरेंट काम उसको करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब वो इश्यूज क्या आते हैं मैट्रिक्स में? इज अप्रोप्रिएट इन अ हाईली अनसर्टेन एनवायरनमेंट दैट चेंजेस फ्रीक्वेंटली बट आल्सो रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्टाइज। मेजर वीकनेस क्या है? एक तो ड्यूअल अथॉरिटी होती है, उसको बहुत ज्यादा काम कि वो दोनों की बात माननी पड़ती है, और दो दो डिपार्टमेंट उसके अंडर होते हैं, विच कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड कंफ्यूजिंग फॉर डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड एम्प्लॉयज। और इसके लिए एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि हर एक मैनेजर में नहीं होती, जिसकी वजह से इश्यूज जनरेट होते हैं। फिर मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मैट्रिक्स ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मीटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगला जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो है पैरेलल स्ट्रक्चर। जितने टीचिंग इंस्टीट्यूट है उनके अंदर पैरेलल स्ट्रक्चर चल रहा होता है। एक तरफ नर्सिंग का सारा एक तरफ एडमन का सारा चल रहा है, एक तरफ एचआर का चल रहा है, एक तरफ नर्सिंग का, एक तरफ मेडिकल वालों का। ये पैरेलल स्ट्रक्चर कहलाता है। पैरेलल स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर यूनिक टू हेल्थ केयर। इट इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द फॉर्मल authority of the healthcare organization and the authority of its medical staff. In a parallel structure, the medical staff is separate and autonomous from the organization. Two lines of authority होती हैं. One line extends from the chief executive officer and other line extends from the medical staff. Parallel structures are become less successful in healthcare organization. अच्छा जी। अब जो इसके बाद अगला स्ट्रक्चर जो है पैरेलल के साथ सर्विस लाइन स्ट्रक्चर। सर्विसेज के लिहाज से सर्विस लाइन स्ट्रक्चर होता है। जो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिहाज से जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्विस लाइन स्ट्रक्चर होता है। More common in the healthcare organization today are service line structure. Service line structure is also called product line or service integrated structure. ये MCQ में आ सकता है। जो सर्विस लाइन स्ट्रक्चर है उसको प्रोडक्ट लाइन या सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इन अ सर्विस लाइन स्ट्रक्चर, clinical services are organized around the patient with specific conditions. One of the strength of the service line structure is its potential for rapid change in a changing environment, because each division is specialized and its output can be tailored to the situation. Client satisfaction is high, क्योंकि आपने एक जैसे सारे डायबिटिक पेशेंट जो है वो किसी एक नर्स की ड्यूटी लगा दे, आपने इन सारों को देखना है। सारे मेडिकल के सारे पेशेंट एक ने देखने, सर्जरी के एक ने देखने, आर्थो के एक ने देखने। तो सर्विसेज जो हैं वो उसके लिहाज से जो उन्होंने देनी होती है उसके लिहाज से डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन अक्रॉस फंक्शन, नर्सिंग, डाइटरी, फार्मेसी and so on easily occurs easily. Work partners identify with their own service and can compromise or collaborate with other service functions to meet service goals and reduce conflict.
ये देखें सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर या सर्विस लाइन स्ट्रक्चर, इसमें सीओ ऑन्कोलॉजी वाले डिपार्टमेंट को, और हर डिपार्टमेंट के अंदर उनकी अपनी नर्सिंग, उनकी अपनी डाइटरी, उनकी अपनी फार्मेसी, अपना स्टोर रूम है। ये यानी टोटल सर्विसेज ऑन्कोलॉजी की एक जगह पे है। फिर कार्डियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसकी टोटल सर्विसेज एक डिपार्टमेंट की है, 1 यूनिट की है। तो हमारे मोस्टली जो हॉस्पिटल आजकल जो इतने बने हुए हैं वो इस तरीके से हैं। यानी एक हमारा डायबिटिक क्लिनिक है तो वहां पर सारा कुछ जो है वो उसी से रिलेटेड होगा, और वो टोटल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस सारे काम के। फिर आ जाता है शेयर्ड गवर्नेंस। शेयर्ड गवर्नेंस का मतलब है जब मिक्स करके हम काम करते हैं, शेयर करते हैं अपनी गवर्नेंस को। ठीक है। एम्पावरिंग नर्सेज इन द प्रैक्टिस सेटिंग, जब हम नर्सेज को कोई ना कोई अथॉरिटी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी दैट नर्सिंग प्रैक्टिस इज द बेस्ट डिटरमाइंड बाय द नर्सेज। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इज द हॉलमार्क ऑफ शेयर्ड गवर्नेंस। यानी जब आप अपनी कंपिटेंसीज, अपनी स्किल्स शेयर कर रहे होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। इंटरडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी आर द बेसिस फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ नेटवर्क ऑफ मेकिंग नर्सिंग प्रैक्टिस डिसीजन इन अ डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट। ठीक है। हम जो है पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है डिसीजन मेकिंग में, और इंटरडिपेंडेंसी अगर आ जाए या अकाउंटेबिलिटी आ जाए तो इसकी वजह से हमारी जो डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट है उसके डिसीजन जल्दी होते हैं और अच्छे होते हैं। एज द रिजल्ट नर्सिस गेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल, और इन्हीं सारी बातों की वजह से, क्योंकि टोटल अथॉरिटी उनको दी होती है, तो सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है प्रैक्टिस पे, एफिशिएंसी पे और अकाउंटेबिलिटी। ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, एंड फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस आर डिमिनिश्ड। जो ये ज़हन में था कि मायूसी, कि मैं, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं, मेरे से कोई डिसीजन ही नहीं लेता, मेरे से कोई ओपिनियन नहीं लेता, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। अब ये जितने भी हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जितनी थीरीज पढ़ी हैं, ये बेसिकली एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन उसके लिहाज से चेंज होती जाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वैल्यू बिलीव्स होती हैं, अपना कल्चर होता है, अपनी एक एनवायरनमेंट होती है। जितनी अच्छी एनवायरनमेंट होगी उत, उतने वहां के ऑर्गेनाइजेशन के लोग सेटिस्फाइड होंगे, उतना ही प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा होगी। द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वो डिस्क्राइब इंटरनल कंडीशंस इन द वर्क सेटिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है। जैसे हम जाते हैं किसी भी वार्ड का कल्चर, वो वैल्यूज वो भी डिफरेंट होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट इज द सिस्टम वाइड कंडीशंस दैट कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क सेटिंग। In 2005, the American Association of Critical Care Nurses identified 6 characteristics of a healthy work environment. ये 6 बातें उन्होंने कहा कि अगर ये किसी एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। पहली है स्किल्ड कम्युनिकेशन, लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, ट्रू कोलेबोरेशन हो, अफेक्टिवली आप डिसीजन ले सकें डिफरेंट सिचुएशंस में, अप्रोप्रिएट स्टाफिंग हो। स्टाफिंग बेसिकली कहते हैं एलोकेशन ऑफ स्टाफ, एलोकेशन ऑफ वर्क। ठीक है। स्टाफ का भी आपको एलोकेशन पता हो और उसके अंदर जो वर्क है वो भी आपको पता होना चाहिए। अप्रोप्रिएट स्टाफिंग के बाद मीनिंगफुल रिकग्निशन होती है और ऑथेंटिक लीडरशिप होती। ये 6 बातें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट को असेस करना है तो वो कैसे करेंगे? हम अवेलुएट करते हैं क्वालिटीज ऑफ दोज हायर्ड फॉर की पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस बंदे ने इन लोगों को अवेलुएट किया है या इनको हायर किया है। एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच नर्सिंग लीडर्स आर इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक विल टेंड टू ऑपरेट इन अ फास्ट मूविंग एंड गोल ओरिएंटेड फैशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो नर्सिंग लीडर्स होते हैं वो बड़े इनोवेटिव, क्रिएटिव और एनर्जेटिक होते हैं। अगर वो एनर्जेटिक होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट भी उतनी ही स्ट्रांग होती है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है? कई दफा शॉर्ट नोट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे, तो आपको 2 नंबर का कम से कम मिड टर्म में जो है उसके लिहाज से आपको आना चाहिए।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो बेसिक अजम्पशंस और वैल्यूज होती हैं हेल्ड बाय द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर ऑफन नोन एज अनस्टेटेड रूल्स ऑफ द गेम। यानी जब हम किसी वार्ड में जाते हैं, हर वार्ड की अपनी एक रूटीन होती है, तो वो हमारा क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का, उस डिपार्टमेंट का कल्चर है। ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल दी है कि हु वियर अ लैब कोट व्हेन इज रिपोर्ट गिवन एंड टू होम, के कुछ मसला हो जाए तो किसको रिपोर्ट करनी, कौन देगा। इज लेटनेस टॉलरेटेड, क्या आप लेट आते हो तो क्या वो टॉलरेबल है। जैसे इमरजेंसी में टॉलरेबल नहीं है, अगर आप थिएटर में जाते हो वहां टॉलरेबल नहीं। कोई स्टेबल वार्ड है तो वहां पर एक्सेप्टेबल हो सकता है। लाइक एनवायरमेंट, organizational culture varies from one institution to the next, and the subcultures and even counter-cultures groups whose values and goals differ significantly from those of the dominant organization may exist। ठीक है। वो जितनी भी environment होती है, organizational culture एक institution से दूसरे institution, एक department से दूसरे department में चेंज होता है। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स एनलिस्ट करने के लिए आ सकती हैं आपके मिड टर्म में। तो टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? हॉस्पिटल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज होती हैं जिससे हमारी हॉस्पिस केयर वगैरह होते हैं। ठीक है। एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स हैं, जैसे गाड़ियों के अंदर एक रेस्क्यू टाइप उनको फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। ठीक है। होम हेल्थ केयर एजेंसीज हैं जो कि घरों के अंदर आती हैं और घरों में आपको केयर प्रोवाइड की जाती है। फ्री स्टैंडिंग क्लिनिक्स हैं, ये वो क्लिनिक है जो जहां पर मर्जी आप क्लिनिक, जैसे दुकान खोल के बैठ जाएं, क्लिनिक खोल के बैठ जाएं, वो गाड़ी के अंदर ही होता है, कोई रेडी की शक्ल में होता है, वहीं पे ये अवेलेबल होती हैं। टेम्परेरी सर्विसेज एजेंसीज, डिफरेंट एजेंसीज टेम्परेरी ये जो कैंप लगाते हैं, वैसे भी ये भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। और मैनेज्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ये हमारी आ जाती हैं। फिर इसके बाद जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो वहाँ तीन तरह के लेवल काम कर रहे होते हैं। एक हमारा फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और टॉप लेवल। टॉप लेवल को मैनेजेरियल लेवल होता है, जो कि मैनेजमेंट के लोग होते हैं और वो जितने भी ऑर्डर देने के काम, पॉलिसीज बनाना, रूल्स बनाना, ये सारी चीजें टॉप लेवल के लोग होते हैं। मिडिल लेवल जो एग्जीक्यूट करते हैं सारे फंक्शन को, जो ऑर्डर्स आपने दिए उन ऑर्डर्स को जो फॉलो करते हैं और कराते हैं, वो हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। और थर्ड लेवल जो हमारा सुपरवाइजरी या बिल्कुल हमारा जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट का बंदे होते हैं, वो हमारे सुपरवाइजरी लेवल या हमारे जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज करते हैं। हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में देखें तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं। इनका मेन काम जो होता है वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना होता है। ये अपनी ऑर्डर देने वाले काम करते हैं, रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। It manages the policies and procedures of an entity. Their main responsibility lies in planning and coordinating. फिर हमारा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ये डिपार्टमेंट के लेवल पे है। यानी अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को देखते हो तो हमारा जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो हमारा टॉप लेवल है, या एमएस हमारा टॉप लेवल है। जो मिडिल लेवल है वो हमारी हेड नर्सेज आ जाती हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ जाते हैं। इसके अंदर दीज पीपल आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। यानी कोई भी मसला होता है तो वो हेड नर्सिस को बुला के कहते हैं कि आपने ये काम करवाना है, वो डायरेक्ट चार्ज नर्सिस को नहीं कहते। देयर मेन रोल कम्स अंडर द डायरेक्शनल एंड मैनेजेरियल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे जो लोअर लेवल का मैनेजर होता है उसको फर्स्ट लाइन मैनेजर कहते हैं। और ये बेसिकली एसेंशियल पर्सोनेल होते हैं जो कि जितनी भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट करते हैं हायर लेवल तक कि हमें ये इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। और वो आगे से आगे फिर वो उसी के मुताबिक फिर काम करते हैं जो उन्हें ऑर्डर मिलता है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग, सुपरवाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द ऑपरेटिव एम्प्लॉयज। अच्छा, अब फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। जब हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके अंदर फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है कि जॉब ऑफ ईच मेंबर इज क्लियरली डिफाइंड फॉर्मली। फॉर्मल का मतलब होता है एक बड़ा प्लान करके जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है उसमें हर चीज की जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ऑलरेडी बताई होती है।
हुज अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, ये सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनफॉर्मल में क्या होता है, विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज द नेटवर्क ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप व्हेन पीपल इंटरेक्ट विद एन अदर, जब एक दूसरे के साथ लोग अपनी रेपो एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप होते हैं। अगर हम देखें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेसिकली क्या है कि एन ऑर्गेनाइजेशन टाइप्ड इन विच द जॉब ऑफ ईच मेंबर इज क्लियरली डिफाइंड, हुज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर फिक्स्ड, इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और इनफॉर्मल में क्या है कि हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो अपना एक नेटवर्क इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ बना लेते हैं। ठीक है। फिर इसकी जो क्रिएशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं और इनफॉर्मल में सारे मेंबर्स होते हैं। पर्पस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अल्टीमेट अचीव किया जाए, और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम अपने सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। नेचर क्या होती, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कंटिन्यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, स्टेबल होते हैं और लंबे अरसे के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो चलती है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल नहीं होते। कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है और इनफॉर्मल में ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब है कि इनफॉर्मल कोई आपस में रिलेशनशिप जो है वो होता है, लेकिन आपस में यानी इनफॉर्मल सा रिलेशनशिप होता है। डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन होती है। कंट्रोल जो है रूल रेगुलेशन के मुताबिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलती है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म, वैल्यूज और बिलीव्स के मुताबिक चलती है। इसका फोकस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वर्क परफॉर्मेंस है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बेस पे काम करती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो हैं वो हायरार्की स्ट्रक्चर पे बाउंड होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तमाम मेंबर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होती है। जी बच्चों, समझ आ गई है? किसी को कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई है तो वो मेरे से अभी क्वेश्चन कर सकता है इस लेक्चर से रिलेटेड। जी फातिमा, सायरा मैम जी आ आ गई है? कोई इतना मुश्किल नहीं है। आ रही है। एक लेक्चर जी और जी मैम। लूंगी, इसमें आपकी थीरीज हैं, आपकी स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसका डिफरेंस अच्छा करके देख लीजिएगा। एससीक्यू में आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आ सकता है, फिर थीरी में से कोई भी थीरी आ सकती, क्लासिकल थीरी के कंपोनेंट आ सकते हैं, या ह्यूमनिस्टिक थीरी में हाथ और अफेक्ट क्या है वो आ सकता है। तो एक लेक्चर और होगा तो 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन दोनों का आपका जो है ना वो मिड टर्म में से 20 एमसीक्यू आएंगे और 5 एससीक्यू आएंगे 2-2 नंबर के। ठीक हो गया? जी मैम जी 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 मैम। मैम। इजी था? कोई मुश्किल तो नहीं लगा? नो मैम, नहीं इजी मैम, था। रिलेट था और ये इजी था, यानी ये चल, क्लिनिकल एरिया में भी और अदरवाइज भी रिलेटेड टू था। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक हो गया। चले, इसको रिवाइज कीजिएगा, अच्छा करके पढ़िएगा। मैंने ऑलरेडी ये सेंड भी की हुई हैं चीजें, लेकिन मैं इस लेक्चर को दोबारा से सेंड कर देती हूँ। और दूसरा, इसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मैंने शेयर किए हुए हैं, तो उस चैप्टर के एमसीक्यूज भी बेटा कर लीजिएगा। ठीक है? जी मैम। जिजाकल्ला चलिए, मैम। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज, टेक केयर। और रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देती हूँ। जी मैम जी, जिजाकल्ला। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, फी अमान।